हे गाइस, तो आ गए हम एक और वीडियो में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक जनरल साइंस से है। हम 500 वन लाइनर जीएस एमसीक्यूज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो अपकमिंग एसएससी, बैंकिंग, क्लर्क्स, आरआरबी जैसे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो चलिए आते हैं हमारे आज की टॉपिक की ओर। पहला प्रश्न है, एप्पल का पूरा नाम क्या है? एप्पल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एरियान पैसेंजर पोलर लोड एक्सपेरिमेंट, ऑगमेंटेड पैसेंजर पोलर लोड एक्सपेरिमेंट, एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट या फिर ऑगमेंटेड पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये इंडिया का पहला स्वदेशी कम्युनिकेशनल सैटेलाइट था, बट ये एक्सपेरिमेंटल था। इसको 1981 में छोड़ा गया था और ये छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से। इसे इसरो द्वारा बनाया गया था। आई होप आपको इनफ नॉलेज मिल गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिमोट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन सैटेलाइट रिमोट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसका जो करंट टाइम में लोगो है, ठीक है, इसरो का जो इस टाइम का जो करंट टाइम का लोगो है, इसे 2002 में अडॉप्ट किया गया था। के सिवान इसके प्रेजेंट टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इसका पहला सैटेलाइट जो मतलब इसरो की तरफ से जो पहला सैटेलाइट बनाया गया था वो था आर्यभट्ट, और जिसे सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी? निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी? ऑप्शंस दे रखे हैं, उठे हुए हथौड़े में, खींची हुई कमानी में, समतल धरा पर रखे पत्थर में या फिर ऊंचाई पर रखे पत्थर में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी समतल धरा पर रखे पत्थर में। तो आपको इसका जो आंसर है वो अभी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर साधारण भाषा में कहें तो स्थिर वस्तु या चीज में जो एनर्जी होगी उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, कोई जो बॉडी है, ठीक है, कोई थिंग है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी, तो पानी वहां क्या होता है, स्टोर करके स्थिर अवस्था में होता है, तो उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस पानी में होगी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। तो स्प्रिंग सबने देखा होगा, और अगर हम उसको कस के रखते हैं, ठीक है, अगर उसको प्रेस करके रखते हैं तो उस टाइम उसमें जो ऊर्जा होगी वो होती है स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर हम उस स्प्रिंग को छोड़ दें तो वो जो अपनी एक्चुअल पोजीशन है उसी में आ जाएगा, मतलब जो उसकी एक्चुअल शेप थी। तो उस शेप में जब आता है तो उस टाइम जो एनर्जी उसमें रिलीज होती है या बनती, तो उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा ठीक उल्टी होती है स्थितिज ऊर्जा के। तो आई होप अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शीतल पेय की बोतलें, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसकी जो बॉटल्स होती हैं वो मोटे कांच की बनाई जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वो मोटे कांच की क्यों बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, मोटा कांच देखने में सुंदर होता है, मोटा कांच गिरने से नहीं टूटता, मोटा कांच गैस के दबाव को सहन कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सबने कोल्ड ड्रिंक्स तो पी होगी, ठीक है, और जब आप उसको पीते हो तो एक खास तरीके की गैस उसमें भरी रहती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो उस कोल्ड ड्रिंक होता है उसको खराब होने से बचाती है। मान लो अगर हम उस गैस को अगर नॉर्मल बॉटल होती है उसमें डाल के रखते हैं तो क्या होगा, तो गैस का प्रेशर इतना हो जाएगा कि बॉटल फट सकती है। तो जो कांच है इसी कारण से मोटा रखा जाता है, ताकि जो गैस का दबाव बने वो उसको सहन कर सके, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, तारे, चंद्रमा, धूमकेतु या फिर सूर्य। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी सूर्य। अब आप कहोगे कि तारे भी इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि तारे मतलब बहुत सारे सूर्य, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सूर्य है
वही एकमात्र तारा है जो हमारे सबसे नजदीक है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है अल्फा सेंचुरी। अदर स्टार्स हैं वो काफी दूर हैं, ठीक है, और उनको हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर सकते हैं। सन हमारे नजदीक है, इसलिए हम उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप मेरा जो मीनिंग है वो समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले अगर आप अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ठीक से समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन है, बहती हुई वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? बहती हुई वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी गतिज ऊर्जा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मतलब क्या है। जो बॉडी रेस्ट में होगी या पार्टिकल या कुछ भी कहें जो रेस्ट में है, उसमें उस टाइम जो एनर्जी होगी उसी को हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। लेकिन उसके विपरीत गतिज ऊर्जा क्या होती है? वो होती है जब बॉडी आपकी मोशन में आती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, उसमें जो एनर्जी आ जाएगी वो होती है गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी। फिर से एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। आपने पानी को स्टोर करके रखा होता है, बड़े बड़े डैम्स बनाए होते हैं और पानी को स्टोर करके रखा होता है, तो उस टाइम जो पानी है उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही हम उस पानी को टरबाइंस के ऊपर फेंकते हैं ऊंची पहाड़ से, तो उसमें तुरंत जो पानी गिरता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। सो बहती हुई हवा की बात करें तो हवा बह रही है, तो बहने के लिए क्या है, मूवमेंट आ गई है, और मूवमेंट अगर आ गई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हैं नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं हम सौर ऊर्जा यानी ऑप्शन सी। इसके अलावा जो और हैं उनके बारे में आपको बता दूं, विद्युत ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा की बात हो रही है जो हमें विद्युत से मिलती है। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब जब हमें ऊष्मा से एनर्जी मिलती है, ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा का मतलब है परमाणु के नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। तो आई होप आपको सभी प्रकार की ऊर्जा का मीनिंग पता लग गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, एंड अगर ये आपको यूजफुल लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम चैनल पे अपलोड करते ही रहते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप उन्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर जाओगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वापस आज की टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करती हैं? सूर्य की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्फा किरणें या फिर गामा किरणें। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी अवरक्त किरणें, जिसको हम इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं। इंफ्रारेड रेज की बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी अधिक होती है, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते। लेकिन इंफ्रारेड रेज की अगर वेवलेंथ 1050 नैनोमीटर के करीब या उसके कम है तो सर्टेन कंडीशंस में हम इंफ्रारेड रेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इंफ्रारेड रेज देखनी है तो सर्टेन कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेंगी, और मेन जो थिंग है वो है वेवलेंथ 1050 नैनोमीटर से कम या उतनी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता से कम वायु की उपस्थिति में लकड़ी को जलाकर क्या प्राप्त किया जाता है? आवश्यकता से कम वायु की उपस्थिति में लकड़ी को जलाकर क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं चारकोल, कोक, कोल गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी चारकोल। और अगर चारकोल की मैं आपको बात बताऊं तो इसमें कार्बन की उच्च मात्रा होती है, लगभग 80%, एंड द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्म चारकोल इज पायरोलाइसिस यानी ऊष्मा विघटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मीथेन। इसे बायोगैस या फिर जैविक गैस कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका उत्पादन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, इसी कारण इसको बायोगैस या फिर जैविक गैस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मतलब प्राकृतिक गैस में जो मेन मिक्सचर होता है वो किस चीज़ का होता है, यही मीनिंग है इसका। ऑप्शंस दे रखे हैं ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मिक्सचर होता है प्राकृतिक गैस में, तो उसमें मेन जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी मीथेन।
यह एक गैसियस ईंधन है और इसमें 87 to 92% मीथेन होती है। तो आप समझ सकते हो कि प्राकृतिक गैस में मीथेन कितनी ज़्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? एनर्जी मतलब, तो एनर्जी का जो मात्रक है वो है ऑप्शन ए यानी जूल। क्या मेरे को बता सकते हो एनर्जी के अलावा किसका यूनिट वो जूल है? ठीक है, किसका ऐसा यूनिट जूल है? तो मैं आपको बता दूं वर्क यानी कार्य, इसका जो यूनिट है वो भी जूल ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक क्या है? वेग नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। वायु के लिए हम मोस्ट टाइम वेग का यूज करते हैं। तो वेग जो है उसके लिए मात्रक क्या यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मीटर पर सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आपने प्रैक्टिकली इसको कभी ना कभी फील किया ही होगा। क्वेश्चन है, किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर, मतलब सडन अगर बस चलती है तो जो आपकी बॉडी है वो पीछे की ओर गिर जाती है, मतलब आपको धक्का लगता है पीछे की ओर। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं जड़त्व के कारण, त्वरण के कारण, गति के कारण या फिर संवेग के कारण। तो इसका जो सीधा साधा आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी जड़त्व के कारण। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो भी आप बोल सकते हो वर्क करता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड जड़त्व जो है, ठीक है, इसके नियम सेम है। तो मतलब जड़त्व है और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो काफी हद तक सिमिलर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी न्यूटन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, न्यूटन के अनुसार गति का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन ने जो 3 लॉज ऑफ मोशन दिए होते तो उसमें जो थर्ड लॉ है वो क्या था? ऑप्शंस हैं प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से भिन्न है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शूटिंग गेम्स देखे होंगे, उसमें जो शूटर होता है वो अपने कंधे के साथ बंदूक को लगा के रखता है, ठीक है। जैसे ही वो बंदूक को चलाता है उसके कंधे को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये लगता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। सो दोस्तों, आज हमने 500 वन लाइनर जीएस एमसीक्यूज का पार्ट 3 करा, जो आई होप आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।